आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीजी हिस्ट्री का 20 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपकी किस एग्जाम में आपका हेल्प करने वाला है? तो आप शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 नंबर का जीएस देखने को मिलता है अलग से, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। साथ में लेबर इंस्पेक्टर का पोस्ट आ चुका है, यहाँ पे हेल्प होना है। सब इंस्पेक्टर का देखिएगा एग्जाम का डेट आ चुका है, 25-26 से आपका एग्जाम है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए टाइम कम है, आप जितना ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए इस एमसीक्यूज को बनाया गया है। मैं कल एक सब इंस्पेक्टर के लिए 15 दिन की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है टाइम टेबल के साथ वो ले आऊंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। या व्यापम की किसी भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सीजी वाला पोर्शन हमेशा हेल्प करता है। इससे पहले हमने किया हुआ है जनजाति और कंप्यूटर, उसको भी जरूर देखिएगा, वो हेल्प करेगा। एग्जाम शुरू, ये जो टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने सहायक शिक्षक और शिक्षक का एक ऑनलाइन माध्यम से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसको समय के अभाव के कारण जो है हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो ऑनलाइन माध्यम पे ये जो कोर्स है अभी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से अगर आप ऐप में गए होंगे तो आपको ऐप में नहीं दिखा रहा होगा। हाँ, लेकिन ये ऑफलाइन माध्यम से अभी भी संचालित हो रही है। अगर आप अंबिकापुर में हैं तो 15 मई से हम लोग इसको ऑफलाइन मोड में शुरू कर रहे हैं और आपके जो जो सब्जेक्ट्स है उसको कवर कराए जाएंगे। प्राइस हमने ऑनलाइन वाला ही रखा हुआ है क्योंकि टाइम कम है, तो ऑनलाइन वाले प्राइस पे ही आपका ऑफलाइन कोर्स हो जाएगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, इसमें आप व्हाट्सअप करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग का जो ये 20 एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे, ये आपको हेल्प भी करेगा आने वाले आगामी एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के सबसे पहले एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? रायपुर षड्यंत्र केस के दौरान राजकुमार कॉलेज के कौन से प्राचार्य ने पुलिस को बम विस्फोट की सूचना दी थी? ऑप्शन श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, श्री गोपाल राय, मिस्टर गिरियर्सन या श्याम चरण दुबे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर गिरियर्सन करिएगा। इसकी डिटेलिंग पे हम लोग चलें थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था आपका? 1942 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण केस था और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे आपके? परसराम सोनी। परसराम सोनी जी इसके प्रमुख नेता थे और मुखबरी भी की गई थी शिवनंदन प्रसाद, इनका भी नाम आपने सुना होगा, शिवनंदन प्रसाद। अब हुआ क्या था? पूरा इंसिडेंस ये है कि यहाँ पे देखिए, क्योंकि रायपुर षड्यंत्र गए थे तो बम विस्फोट होगा ही, तो बम लेके आए थे, बम को क्या कर रहे थे? ट्रायल कर रहे थे, तो बम विस्फोट हुआ था। तो मिस्टर गियर्सन इन्होंने ही सूचना दिया था शुरुआत में कि देखिए यहाँ पे कहीं पे बम विस्फोट हुआ है, पुलिस को इन्होंने ही सूचना दिया था। बाद में छानबीन हुआ तो पता चला कि कुछ लोगों का हाथ झुलसा हुआ है, उससे ही पकड़ाए थे। बाद में शिवनंदन प्रसाद पकड़ाए और फिर इन्होंने मुखबरी कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी था। अगला, रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? परसराम सोनी, ईश्वरी चरण सूर, बिलख नारायण अग्रवाल या सुधीर मुखर्जी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर डायनामाइट केस आपके थे बिलख नारायण अग्रवाल। और इसमें कौन मुखबिर किया था? तो ये थे आपके अविनाश संग्राम, यहाँ पे इन्होंने मुखबरी की थी। अब योजना सिंपल सा था, डायनामाइट से हम लोग, क्योंकि ये भी आपको 1942 में ही हो रहा है, अलग टाइम फ्रेम नहीं है इसका, 1942 में हो रहा है। सिंपल सा योजना था कि जितने भी हमारे क्रांतिवीर हैं जो कि जेलों में बंद है, जाओ डायनामाइट उड़ाओ, डायनामाइट लगाओ दीवारों पे, डायनामाइट से उड़ गया दीवार और सबको बाहर कर दो। लेकिन डायनामाइट तो लगाया, दीवारें नहीं गिरी, तो बाद में भागना पड़ गया। तो बिलख नारायण अग्रवाल इनके प्रमुख नेता थे। अभी यहाँ पे हमने परसराम सोनी जी को देखा, ये ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाले जो हैं वो ये हैं। वीर नारायण सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? 22 जनवरी 1858, 5 दिसंबर 1858, 10 दिसंबर 1857 या 20 दिसंबर 1857? वीर नारायण सिंह जी को फांसी हम मिली थी 10 दिसंबर 1857 को। फांसी नहीं मिला, हम लोग शहीद हुए थे, ये ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है इनके लिए। और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने, व्यक्ति था जिन्होंने, जिसने इनको पकड़ा था, वो था स्मिथ। स्मिथ नाम का था, यही अधिकारी था उस टाइम पे, इसने वीर नारायण सिंह जी को पकड़ा था। बहुत अलग अलग प्रकार की स्टोरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक है वो ये है कि इसने गांव पे पूरे आग लगा दी थी। तो वीर नारायण सिंह सारी चीज़ों से विचलित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और कौन व्यक्ति था जिसने फैसला सुनाया था? तो चार्ल्स एलियट। चार्ल्स एलियट, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है लेकिन नाम समझ जाएंगे आप। चार्ल्स एलियट के फैसले के अनुसार 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। अगला,
निम्न में से सिरपुर का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा है? मणिपुर, भंडार, चित्रांगतपुर या दमाऊ दर्रा? तो ये सारे नाम, क्योंकि नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सिरपुर का नाम जो है पुराना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, चित्रांगतपुर। अब चित्रांगतपुर देखिए, कुछ जब हम लोग महाभारत में जाएंगे तो ये चित्रांगतपुर और ये वाला जो जगह है जहां पे इनका बेटा बब्रुवाहन था, अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगतपुर, सिरपुर आज के डेट में बोला जाता है। बब्रुवाहन ने फिर बाद में हराया था अर्जुन को, ये भी है स्टोरी पे, उस पे नहीं जाएंगे हम लोग, आते हैं बाकी सारे नाम के ऊपर। मणिपुर, मणिपुर को बोला जाता था आपका रतनपुर, इसका नाम आपको पता होगा, रतनपुर करिए, हीरापुर करिए, कुबेरपुर करिए, ये सारा नाम जो था रतनपुर का था। भंडार, भंडार नाम था आपका आरंग का। दमाऊ दर्रा, गुंजी, ऋषभ देव के बारे में हमने देखा हुआ था, इनके बारे में, गुंजी दमाऊ दर्रा, यहां से पता चलता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे मैं तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, तीन जो सबसे प्राचीन शहर छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं। एक इसमें से है आपका सिरपुर, क्योंकि यहाँ पे इसका जिक्र हो गया तो बता देते हैं। दूसरा जो है वो है आपका क्या? रतनपुर, रतनपुर बहुत पुराना शहर है, याद रखिएगा। आपका तीन या चार शहर बता रहा हूँ ना, आरंग, आरंग ये भी छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। ठीक है, एक मल्हार भी है। ये चार शहर अगर आप याद रख पाए तो याद रखिएगा, ये चार छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन शहरों में से एक हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या प्रतापमल? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हम लोग पहले देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो आपके प्राप्त हुए हैं 13। आपको याद होगा जाजल्यदेव प्रथम, इसको हम लोग जे फर्स्ट लिख रहे हैं, जाजल्यदेव प्रथम, इन्होंने सबसे प्रथम बार त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया था। जाजल्यदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव, फिर से आएगा आपका रत्नदेव, उसके बाद फिर से आएगा पृथ्वीदेव। तो ये वाला पृथ्वीदेव मतलब जाजल्यदेव का पोता है, पृथ्वीदेव द्वितीय। 13 अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेख बोला जाता है। अगला, किस अभिलेख के अनुसार वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने नल वंश के राजा अरपति भट्टारक को पराजित किया था और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था? रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा, राजिम या पोड़ागढ़ अभिलेख? तो इसका सही आंसर है, शुरुआत कहां से हुआ था आपका? शुरुआत होता है आपका रिद्धिपुर अभिलेख से, जहां पे जो रहता है नल वंश जो रहता है वाकाटक को तबाह करता है। उसके बाद काउंटर अटैक, रिटेलिएट किया जाता है। कौन से अभिलेख से पता चलेगा अपने को? तो वो पता चलेगा आपको केसरी बेड़ा अभिलेख, यहां से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और आदिवासी नेता इस पे सम्मिलित नहीं है पूछा है? इस वाले क्वेश्चन को अंडरलाइन करके रखिए, इस वाले क्वेश्चन को जो हमने कराया था एज इट इज, ये वाला क्वेश्चन जो था ना आपके पिछले शायद सीजीएसआई वाले एग्जाम में आपको एज इट इज यही वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए इसका सही आंसर आपके पास है परलकोट विद्रोह, गेंद सिंह तारापुर विद्रोह, दलगंजन सिंह मेड़िया विद्रोह, हिड़मा मांझी, कोई विद्रोह, गोपीनाथ। तो कोई विद्रोह जो था वो किए थे कौन? नागुल दोरला, नागुल दोरला, ये थे कोई विद्रोह वाले। अगला, कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। इसका सही आंसर डायरेक्ट इस बार करेंगे हम लोग। सही आंसर है आपका 6 अप्रैल 1778। ये वो तिथि है जिस दिन जो था आपका बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना था। मतलब बस्तर था पहले भी, लेकिन वो आपका ऊपर मराठों में मिलके एक आपका अखंड छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था। ये तिथि है जिस दिन हम लोग का अखंड छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, आप ये बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ी मित्र, अरुणोदय, सरस्वती या कर्मवीर? कुछ पत्रिका अपने को याद आ रहा है, एक बार रिकॉल करते हैं। कर्मवीर पत्रिका है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। छत्तीसगढ़ी मित्र आपको पता है माधवराव सप्रे जी, हमारे माधवराव सप्रे जी। अरुणोदय तो इसको करिएगा ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, 1921 का पत्रिका है। सरस्वती तो ये हमारे पदुमलाल पूनालाल,
पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी राजनांदगांव के हैं। तो ये है 4 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पत्रिकाएं। इनमें से किसका संबंध डोंडी लोहारा किसान विद्रोह से है? सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद या मनीराम पांडा? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, 4 ऑप्शन है, आप एक बार ट्राई करिए, मैं आंसर बताता हूँ आपको डायरेक्ट। तो शुरू करेंगे हम लोग। एक जमींदार था जिसका नाम था मनीराम पांडा। यही वो जमींदार था जिसके उत्पात से सारे के सारे गांव वाले परेशान थे। शुरुआत किया गया सरयू प्रसाद अग्रवाल, अग्रवाल बंधु कहीं कहीं पे लिखा गया है, साथ में सरयू प्रसाद अग्रवाल साथ में आए और बाद में वली मोहम्मद ने भी हाथ दिया। तो ऐसे करके सारे के सारे लोग जो थे आपका डोंडी लोहारा किसान विद्रोह से संबंधित है। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से निम्न में से किस ब्रिटिश अधीक्षक ने तालुकदारी प्रथा की शुरुआत की थी? हंटर सैंडिस, एडमंड या एगेन्यू? क्या होगा इसका सही आंसर? हमने देखा है इनके बारे में भी कि सबसे पहले आपका जो आया, उसके बाद जो आपका सबसे लंबा समय तक रहा था वो रहा था आपका एगेन्यू। लेकिन एगेन्यू ने तालुकदारी प्रथा की शुरुआत नहीं की थी। ये किया था किसने? इसने किया था सैंडिस ने। और कौन कौन सा तालुका का निर्माण कर रहा था? लोरमी, और एक और तालुका था जिसका नाम तरेंगा। लोरमी और तरेंगा नाम के 2 तालुका का निर्माण कराया गया था। वो आदमी था आपका सैंडिस। ठीक है, एडमंड से शुरुआत हुआ है, एडमंड पहला था, एडमंड फिर आता है आपका एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्रॉफर्ड। ये हैं आपके सारे के सारे ब्रिटिश अधीक्षक। भोसला शासन के दौरान जिलेदार का मुख्यालय कहाँ था? रतनपुर, बिलासपुर, रायपुर या अंबिकापुर? तो जिलेदार जो थे ना, ये जिलेदार वही थे जो थे आपके पहले सूबेदार। नाम चेंज हो गया था, आप बोल सकते हैं एक बार के लिए कि नाम चेंज हो गया था। नाम चेंज हो गया था तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं उसके बाद? जिलेदार। ठीक है, जिलेदार। इन जिलेदारों को ही बोला जाता था क्या? इन जिलेदारों को ही बोला जाता था सूबेदार। तो मुख्यालय चेंज हुआ था, मुख्यालय चेंज हुआ था क्योंकि मुख्यालय शुरुआत में हम लोग इस्तेमाल करते थे कहाँ? रतनपुर। बाद में हमारा मुख्यालय ही चेंज हो गया, तो मुख्यालय चेंज होकर कहाँ चल गया था आपका? ऑप्शन नंबर सी, रायपुर चला गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, बैरिस्टर छेदीलाल, नारायण राव मेघवाले? तो 1920 का कंडेल नहर सत्याग्रह मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में कराया है। वो सत्याग्रह है जिन्होंने हमारे सुंदरलाल शर्मा जी को बहुत बड़ा नाम दिया था, है ना? इन्होंने बहुत बड़ा नाम दिया हुआ था। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंडेल नहर सत्याग्रह में आपको कौन नहीं देखने को मिल सकता है? तो वो है हमारे बैरिस्टर छेदीलाल। तो बैरिस्टर छेदीलाल इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि तो बिलासपुर के थे। अगला, निम्न में से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? खैरागढ़, रायगढ़, बस्तर या सरगुजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा है बस्तर रियासत। सबसे छोटी शक्ति। निम्न में से बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे? ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, श्री राजकिशोर वर्मा, श्री अमरनाथ तिवारी? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको एक बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया है, 2 तो आपको पता है कि है, 2 में आपको पता नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आप काउंट करके देखिएगा, आपको 15 से 20 आपको ऐसे क्वेश्चन 50-50 वाले देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अपने स्वविवेक का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको काउंट करके देखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप अटेम्प्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्या रहता है। मतलब जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ 10 क्वेश्चन, तो मेरे 10 में से 5 सही होंगे, 5 गलत, तभी तो 50-50 हुआ ना। लॉजिकल तो यही है मेन। तो 5 सही और 5 गलत ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई केस बन रहा है तो मैं पॉजिटिव में ही हूँ, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, तब पता चलता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हम लोग करें तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री अमरनाथ तिवारी जी। छत्तीसगढ़ में किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था का शुरुआत हुआ? बिम्बाजी भोसले, वैकंजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले या अप्पाजी भोसले? तो एक प्रथा होता था, वो प्रथा था आपका हम लोग को करना था। देखिए, बिम्बाजी भोसले थे, उसके बाद आए, पहले इसका आंसर कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। सूबा शासन शुरू करने वाले जो थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, वैकंजी भोसले। बिम्बाजी भोसले जो थे वो थे हमारे पहले छत्तीसगढ़ में पहला प्रत्यक्ष मराठा शासन जो था, वो डायरेक्ट रूप से जिन्होंने शासन किया था वो थे आपके कौन? बिम्बाजी भोसले। ठीक है, तो हम लोग जो है ना एक परगना पद्धति शुरू करना चाहते थे। जैसे बिम्बाजी भोसले परगना पद्धति शुरू करना चाहते थे, तो स्वप्नकर्ता बोल सकते हैं। इन्होंने शुरुआत नहीं किया था, परगना पद्धति
सोचा था करेंगे, फिर इन्होंने बाद में नहीं कर पाए, तो फिर बाद में आए हमारे सूबा शासन के दौरान विट्ठल राव, उन्होंने परगना पद्धति की शुरुआत की। ये सारे इन्फॉर्मेशन भी करते चलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ? 1855, 1856, 1857 या 1858? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे वो 1857 की क्रांति मंगल पांडे से, तो ऑप्शन नंबर डी 1858 में इन्होंने किया था। अब थोड़ा सा डिटेलिंग देख लें हम लोग, तो 19 जनवरी 1858 में सिडविल की हत्या की। सिडवेल नाम का आदमी था, उसकी हत्या की, और उसके बाद क्रांति का भुंगुल फूका, और उसके बाद फिर 17 सिपाहियों को साथ में लिया और आंदोलन का शुरुआत किया। फिर 22 जनवरी को इनको सबको फांसी दे दी गई थी। आंदोलन बहुत लंबा नहीं चल पाया था। 22 जनवरी 1858 देखिए कहाँ हुआ आपका, ये 19 जनवरी को शुरू हुआ, 19 जनवरी को साजन सिडवेल की हत्या, और 22 जनवरी को समाप्त। ठीक है, 22 जनवरी को फांसी दे दिया गया, 19-20 जनवरी को ये समाप्त हो गया था। तो हनुमान सिंह ने फिर बाद में, खैर ये पकड़ में नहीं आए थे, बाद में इन्होंने गए और ये स्मिथ, याद आ रहा होगा आपको, वीर नारायण सिंह वाले, और उसके अतिरिक्त वो था आपका चार्ल्स एलियट, ये दोनों को मारने का बाद में इन्होंने प्रयत्न किया था। ठीक है, तो ये दो लोगों को मारने का प्रयत्न किया गया था। अगला, निम्न कथन पर विचार करना है अपने को। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ राज्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण कौशल को परास्त कर इसे अपने अधीन किया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना एक ना दो सही है। इसको ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। पहला वाला तो एकदम सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आइए मैं बताता हूं आपको केवल एक सही इसका क्यों हो रहा है। केवल एक सही इसका इस वजह से हो रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक नरेश के साथ कराया था, सही है। फिर बाद में वाकाटक नरेश की मृत्यु हो जाती है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहता है अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, ये सही है। लेकिन दक्षिण कौशल को उन्होंने परास्त नहीं किया था, मतलब युद्ध करके परास्त नहीं किया था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला कथन गलत हो जाएगा। इस वजह से हमने केवल एक सही को लिया है। आखिरी स्वतंत्र कलचुरी शासक का नाम, मोहन सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह या राज सिंह? तो आखिरी स्वतंत्र और पहला मराठों के अधीन गुलाम रघुनाथ सिंह। आक्रमण कितने टाइम पे हुआ था? तो 1941, यही लिया था ना पीएससी ने, गलती होगी मेरे से भी, 1741 में आक्रमण किया गया था। अगला, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये तो मैंने अभी ही बता दिया, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन 1741। ये हो गया हम लोग का 20 क्वेश्चन तैयार। एक क्वेश्चन आपको मैं दूं क्या? आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, इतने सारे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सोमेश्वर देव, इनके बारे में हम लोग को कौन से अभिलेख से पता चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और कौन से वंश के हैं आप समझते ही हैं, तो सोमेश्वर देव के बारे में हमको कौन से अभिलेख से पता चलता है, हम लोग को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो बाकी सबको भी पता चल जाएगा कि हाँ सोमेश्वर देव किससे संबंधित है। और मेरे को कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं। अगला आप किस पे देखना पसंद करेंगे ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि व्यापम की जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग टारगेट करते हुए उसके ऊपर भी कुछ अच्छे एमसीक्यूज बनाएं। साथ में शिक्षक भर्ती, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ऑफलाइन क्लासेस 15 मई से शुरू हो रही हैं। बाकी ऑनलाइन को हमने अभी फ़िलहाल के लिए इसे ऑफ कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग यूट्यूब में पेडागॉजी हो गया और मैथ्स हो गया, इस बार हम लोग मैथ्स के भी एमसीक्यूज जो है आपको यूट्यूब में ही करवाएंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। मैं आपको बता दूंगा एक दिन पहले ही कि कब आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।